बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। रात गए की एक और नशिस्त और मेरा और आपका साथ रात गए तक। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल ने जब फरमाया कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, तो हमारी खुशगुमानी है कि आपकी मुराद या इशारा क़तन हाउसिंग सोसाइटियों के उस जुमा बाज़ार की तरफ नहीं है जिससे आज हमारा वास्ता है। शहर क्या है और वो अहले नज़र और अहले हुनर कौन सी ताज़ा बस्तियाँ आबाद करने निकले हैं। तहज़ीब के बाब में शहर उस मकाम का नाम है जहाँ तसव्वुर शहरियत जन्म ले ले, जहाँ शऊर आगही से जा मिले, जहाँ हुनर को फ़न का दर्जा हासिल हो जाए। और वो जो तबस्सुम काश्मीरी साहब ने कहा था कि जहाँ अहले नज़र शहर के दरो बाम को दास्तानी कोहरे में लिपटा हुआ देखने लगे, वहाँ से शहर की इब्तिदा होती है। और अगर इस नज़र से आप लाहौर को देखें तो फिर वो जो ज़रबुल इम्साल है कि लाहौर लाहौर है वो समझ में आता है। ये वो शहर है कि जो महज एक मजमुआ संगो खिश्त नहीं है, बल्कि इसके गली कूचों से, इसके दरोबाम से, इसके मोहल्लों से अदब, तहज़ीब, सक़ाफ़त, मौसीक़ी, कितने रंग हैं जो इस शहर से वाबस्ता हैं। और उसके लिए कोई ख़वास व आम की तख़सीस भी नहीं है कि इस शहर की तो जो कोचवान हैं उनके ज़ौक़ ऐसा है कि जनाब नासिर काज़मी का वाक़या हमारे सामने है। जी चाहता है कि आज लाहौर को इस निगाह से देखने निकला जाए और शहर लाहौर के जो कदीम इलाक़े हैं, जो वॉल्ड सिटी कहलाती है, उसे देखा जाए। ज़रा तारीख़ के झरोकों में भी झांक लिया जाए और ये देखा जाए कि रिवायत कब से चली आ रही है और इस रिवायत ने ख़ुद पाकिस्तान और पाकिस्तान से पहले भी जो तहरीक पाकिस्तान है या बर सग़ीर पाक व हिंद में जितनी भी तहरीक है उसको नमू अता करने में क्या किरदार अदा किया है। बात शहर लाहौर की अदबी बैठकों की हो और अदब के आप मौसीक़ी से अलग कर दें कहीं तो मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि जहाँ इस शहर ने परवरिश लौह कलम की है, वहीं इस शहर का एक एहसान बर सग़ीर पाक व हिंद की मौसीक़ी पे भी है। तो ज़रा उन मौसीक़ी की बैठकों पे भी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जब बात मौसीक़ी की आए तो रात गए सुर और ताल से खाली नहीं है। ये सब कुछ लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रात गए की नशिस्त में बाकायदा खुश आमदीद। ज़िक्र आज शहर लाहौर की उस अदबी बैठकों का, उन अदबी मराकज़ का है कि जो बाकायदा मरकज़ नहीं भी हैं, जो भले कोई कहवा खाना है, कोई रेस्तरान है, कोई बैठक है, कोई मैदान है, कोई बाग है, लेकिन क्या शहर खुशखिसाल है कि जहाँ है जैसा है वहीं से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, कोई अदब, कोई शेर, कोई नग़मा ऐसा फूटता है कि बेमिसाल है। बिलावजह तो नहीं कि शबनम शकील ने कहा था कि लाहौर पीछे रह गया, हम बावफ़ा मगर इस शहर खुशखिसाल से आगे नहीं गए। आज शहर लाहौर पे गुफ्तगू करने को मेरी खुशबख्ती ये कि शहर से हम दो नादिर हीरे ढूंढ के लाए हैं कि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नक्काद भी हैं और लाहौरी हैं। सो लाहौर की मिट्टी से ऐसे जुड़े हैं कि शहर के चप्पे चप्पे की तारीख़ भी जानते हैं
और उसकी तौसीफ़ करना भी जानते हैं। जनाब जवाद जाफ़री, आप मुहक्किक, शायर, नक़ाद, और शहर लाहौर के बागात हों, शहर लाहौर के कहवा खाने हों, और इसकी मुख्तलिफ़ जो सक़ाफ़ती महफ़िल हैं, इसकी मौसीकी के मराकिज़, आप सब के इन सब के बारे में आपके मकाले मौजूद हैं, छप चुके हैं। मेरी खुशबख्ती कि कल मुझे भी पढ़ने का उन्हें एज़ाज़ हुआ, और जिस तफसील से आपने लाहौर शहर को इस नज़र से देखा है, जवाद साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर ग़ुलाम हुसैन साजिद, मुझे प्रोफेसर साहब आप बतला रहे थे कि 1971 से तो आप पाक टी हाउस जा रहे हैं। जी बेशक, मेरा सन्ने पैदाइश है। आप उर्दू और पंजाबी ज़बान के शायर हैं, नक़ाद हैं, तो मुझे तो ये इश्तियाक़ रहेगा कि आज हम इस महफ़िल को किस्सा गोई की महफ़िल बना देंगे। और आपका एक मकाला ख़ुद इस शहर की जो मौसीकी के मैदान लगा करते थे उससे मुताल्लिक़ है, और रात गए में आप जानते हैं कि मौसीकी एक बड़ा अहम अंसर है जो इसमें है। वहादत रमीज़ हमारे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल भी गा रहे हैं, नीम क्लासिकल भी गा रहे हैं, उस्ताद शगन के और उस्ताद बदरुज़्ज़मा के शागिर्द हैं। तीसरी बार आमद है आपकी रात गए में, और ज़रा आज ये ख्याल रहे कि शहर लाहौर की हुर्मत का सवाल है, सो हमें आपकी आवाज़ पे इन्हिसार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू जी, लाहौर लाहौर की क्यों है? बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत फैला हुआ सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है लाहौर के बारे में। मेरा ख़्याल है लाहौर ना एक इश्क है, एक रोमांस है लाहौर, और ये रोमांस जो है आप लाहौर की कोई सादा तारीफ़ नहीं कर सकते। लाहौर या लाहौर जैसे शहर दुनिया के और ख़ित्तों में भी पाए जाते हैं। लाहौर मेरा ख़्याल है कि अपनी इल्मी बैठकों की वजह से लाहौर है। लाहौर अपने गवैयों की वजह से, अपने शायरों की वजह से, अपने रऊसा की वजह से, आप अंदरून का चक्कर लगाएं तो वहाँ उस ज़माने की डेरेदार तवाइफ़ों की वजह से जो गाती थी, तवाइफ़ से मुराद ज़ाहिर है कि एक बड़ा बाइज़्ज़त लफ्ज़ है, लेकिन ख़राब होते हुए यहाँ आ गया है। बाई हम उस औरत को कहते हैं जो बहुत मुअज़्ज़ज़ हो, हाँ, हिंदी में बाई, हिंदी। तो वो बाइयाँ जो थीं गाने वाली, उनकी वजह से लाहौर है। लाहौर अपने पहलवानों की वजह से, अपने अखाड़ों की वजह से, अपने मॉन्यूमेंट्स की वजह से लाहौर है, अपने बागात की वजह से लाहौर है, अपने किस्सा खानों की वजह से लाहौर है। तो बहुत सी चीज़ें, सकाफ़ती मज़ाहिर मिल के लाहौर की तश्कील करते हैं। लाहौर अपने दरिया की वजह से जो आज मर रहा है, उसके कितने खुशबख्त शहर होंगे जिनके पहलू से दरिया गुजरता हो, लेकिन लाहौरियों ने उसकी कदर ही नहीं की। किसी और मुल्क में ये दरिया होता तो बेशक किसी मुआदे के तहत ये ख़त्म हो गया, लेकिन हम आर्टिफिशियली इसको ज़िंदा रखते। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक नहर निकालते कहीं और से और कहीं और उसको जाके ख़त्म कर देते, ये दरिया ज़िंदा रहता। फिर ये अपने मल्लाहों की वजह से लाहौर, अपने मल्लाहों के गीतों की वजह से ये लाहौर है, स्ट्रीट सिंगर्स की वजह से लाहौर है, तो अपने अखबारात की वजह से, अपने यानी कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की वजह से ये लाहौर है। तो बहुत चीज़ें हैं जो किसी जगह पे शायद इतनी बड़ी तादाद में ना हो जितनी। जो जवाद साहब ने बात की, सही साहब, ये जाहिर है कोई एक दो बरस की बात नहीं है, निस सदी का भी किस्सा नहीं है। कि तो कई सदियों ने इस शहर को इस तरह का शहर बनाया है। तो जब हम लाहौर की रिवायत देखते हैं तो हमें जो तिजारती काफ़िले हैं उनके साथ साथ किस्सा खानी, जो आप देखिए कि अगर बाकू में मुल्तान सराय है या लाहौर में किस्सा खानी बाज़ार है, वहीं लाहौर के कहवा खानों में भी पुरानी हमें ये वाक़यात मिलते हैं। अमीर खुसरो का बयान इस बाब में, या शहज़ादी ज़ेबुन्निसा का जो महफ़िलें थी वो मशहूर। सो लाहौर की रिवायत तो अदब की बैठकों की तो फिर बहुत पीछे तक जाती है। जी, जब जवाद साहब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक किताब आ रही थी जो कलकत्ता से छपी थी, और उसका उन्वान है कलकत्ता एक शहर खून आशाम। अच्छा। अब मैं जब सोच रहा था लाहौर के बारे में तो मुझे पहला लफ्ज़ जो जहन में आ रहा था लाहौर के हवाले से वो लाहौर शहर खुश खराम के हवाले से आ रहा था। वजह यह है कि लाहौर की जो रिवायत है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि वो हर लिहाज से बहुत जो है वो अहम है।
सिर्फ ये नहीं कि वहाँ शायरी हो रही है, वहाँ मौसीकी है। पेंटिंग्स के हिसाब से आप देख लें कितने बड़े बड़े मुसव्विर जो हैं उनका इत्तेफाक से जिक्र नहीं हुआ, लेकिन कितने बड़े बड़े मुसव्विर लाहौर ने पैदा किए हैं। फिर पहलवानों का तो जिक्र आ गया। मसला ये है कि शहर जो हैं वो सिर्फ किसी एक वजह से बड़े नहीं हुआ करते, वो एक कह लीजिए कि एक पैकेज होता है, और वो तहज़ीब की हर रुख में उसका जो है वो पहलू जो है हर पहलू से वो जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं, तो तब जाकर शहर जो बड़े हुआ करते हैं। अब आप देखिए कि लाहौर को अगर आप पलट कर देखें तो हमें जो पहला जो साहिब दीवान शायर मालूम है, और कहा यह जाता है कि जो उस वक्त की जो हमारी मुकामी ज़ुबान थी उसमें भी उनका एक दीवान था जो इत्तेफाक से दरियाफ़्त नहीं हो सका, वो आप साद सलमान। हाँ जी, साद सलमान लाहौरी। अब जब इस तरह की रवायत हो तो वो इसका मतलब ये है कि लाहौर में सिर्फ साद सलमान अकेले तो नहीं थे ना, बिल्कुल, क्योंकि मुकालमा जो है, मुकालमे के बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ती। शायर को सामे भी चाहिए जी, और उसके साथ साथ शायर जो है उसके हमअसर शायर भी होने चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम तक उन लोगों के नाम नहीं पहुंच सके, लेकिन एक दीवान का यहाँ मौजूद होना ये इस चीज़ की वाज़ेह अलामत है कि यहाँ ये रिवायत जो थी वो बहुत कदीम थी। और फिर वो रिवायत आगे बढ़ते बढ़ते अगर आज तक आप देखें तो वो कितने पड़ाव हैं, कितने सफ़र हैं उनमें, उसमें हर लिहाज से, यानी उसमें सोच का भी सफ़र है, उसमें जो है वो तहज़ीब का भी सफ़र है, उसमें जो है वो शायरी का भी सफ़र है, उसमें नए नए मबाहिस जो हैं वो भी हो रहे हैं। तो ये रिवायत जो है वो लाहौर की ये जो रिवायत है, शायद ही पाकिस्तान में कोई और शहर जो है इस रिवायत का जो मुकाबला करता हो। मैं एक आध और शहर में भी रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है वो कि लाहौर जो है वो शायद हिंदुस्तान भर में, मतलब हिंदुस्तान से मुराद बर सगीर पाक व हिंद है, उसमें शायद ये वाहिद शहर है जो इस लिहाज से तहज़ीबी तौर पर इतना ज़िंदा है। आम तौर पे दिल्ली के बारे में कहा जाता था, मैं भी यही जिक्र करता हाँ, लेकिन ये दिल्ली जो है ना, दिल्ली को तो एक कह लीजिए कि वहाँ बादशाह होने, चूँकि उनके जो है वो ज़ाहिर है कि वहाँ दरबार थे, तो वो दरबारी शायर है, और वहाँ एक जो भी तहज़ीब पनप रही है वो एक ख़ास तरह के एक छाँव के नीचे पनप रही है। लाहौर एक खुदरो शहर है, और यहाँ जितने भी हमारे लिखने वाले हैं या हमारे गुलकार हैं या हमारे शायर हैं या हमारे जो है वो कह लीजिए कि दूसरी जो फ़नून है उनसे मुतल्लिक़ जो शख्स हैं, वो सब जो हैं वो इस चीज़ से बेनियाज होकर काम कर रहे हैं। यानी एक लगन है अंदर, और ये लगन जो है वही असल में इस शहर की असल ज़िंदगी है जो आज तक जो है उसको आगे बढ़ा। जो सब जब आप तारीख़ की बात करें तो बजा फरमाया साई साहब ने कि बहुत से अनासिर हैं जो मिल के एक फ़िज़ा बनाते हैं, और वो फ़िज़ा जो है वो मजमूई इंसानी शऊर को महमेज़ देती है। उसमें सियासत की तहरीक है, मज़ाहमत की तहरीक है, इजहार राय की तहरीक है, शहरियत की तहरीक है, और वो सब अदब के मुख्तलिफ़ जो हवाले हैं उनसे जा मिलती है। इस शहर ने तकिए का रिवाज दिया, बैठक का रिवाज दिया। इस शहर के तो थड़े भी मशहूर हैं। तो ये तकिया क्या है, बैठक क्या है, थड़ा क्या है? हाँ, बहुत उम्दा बात है ये। लाहौर को समझने के लिए कदीम लाहौर को तकिया एक बुनियादी जगह है। देखिए, अदीब जो होता है ना, लिखने वाला, वो किसी शहर, किसी मुल्क, किसी सरजमीन को बयान करता है ना, तो वो उसके हर चप्पे कोने की सैर नहीं करता, वो एक जगह का इंतखाब करता है। आप देखिए ना, इमराव जान अदा नावल लिखना था, उस ऐद की तहज़ीब को दिखाना था, तो उसने हादी रुस्वा ने जाके एक तवाइफ के ऐवान के दरीचे से लखनऊ को देखा है, फैज़ाबाद को देखा है, या उस तहज़ीब को देखा है। अब उसका इंतखाब क्यों किया कि जगह ऐसी थी कि जहाँ पे रईस भी आता था, आलिम भी आ रहा है, शायर भी आ रहा है, इवन डाकू भी आ रहा है। तो अब उसने पूरी तहज़ीब को दिखाने के लिए एक दरीचा, एक जगह देखी है कि यहाँ से पूरा ये तहज़ीब जो है ना, इसका अहाता हो सकता है। अंदरून लाहौर को देखना हो तो तकिए से देखा जा सकता है। अच्छा। तकिया एक ऐसी जगह है, उन लोगों को पिछली सदी में आप जाके या उन और पीछे चले जाएं तो आप देखते हैं एक जगह है जो एक मुश्तरका असासा है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सभी उसके मालिक हैं। अच्छा। सभी पे उसका हक है, कम्युनिटी हॉल टाइप। हाँ, ये से मैं कहने लगा था कि ये एक नेशनल सेंटर है। अच्छा। अच्छा, आप देखिए उसे इस्तेमाल देखिए कि छोटे छोटे घर हैं, तंगो तारीख, लोग निकलते हैं, सुबह नाश्ता किया, बाहर आ गए,
वहाँ एक आध पेड़ भी होता है, उसके नीचे बैठ गए। अब वहाँ पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, अनपढ़ भी आ रहे हैं, गवैये भी आ रहे हैं, आलिम भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, जवान बच्चियाँ भी आ रही हैं। अच्छा, अब औरतें जो हैं बैठी सब्ज़ी काट रही हैं, जवान बच्चियाँ जो हैं नाले परांदे बुन रही हैं, लोग जो हैं अगर कोई गवैया आ गया तो वहीं पे साज भी पड़े हुए हैं, निकाले और शुरू हो गए। आलिम आ गया है तो एक इल्मी महफिल जम गई, शायर आ गया तो कलाम सुना जा रहा है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ जगह है जिसे हम तकिया कहते हैं। तकिए में आम तौर पे मौसीकी के मुकाबले वहाँ बहुत ज़्यादा हुए हैं। उस ज़माने 20वीं सदी के मिड से पहले की जो मौसीकी है ना, ये तैयारी का गाना होता था और ये चैलेंज बड़े देते थे लोग एक दूसरे को ना, गवैये चैलेंज दे दे के गाया करते थे। उनके मिजाज थे पहलवानों जैसे। अच्छा, पहलवानी और गायकी ये दोनों डिपार्टमेंट वैसे भी करीब करीब के हैं। आप बैठे इनकी सेहत पे नहीं जाए। आप देखें कि खुराक के एतबार से जितनी खुराक पहलवान की है लगभग वही गवैये की है। इसीलिए जैसे ही रियासतें ख़त्म हुई हैं, गवैये भी बेचारे जवाल का शिकार हुए हैं और पहलवान भी, इसलिए कि वो सरपरस्ती, गवैया अपनी जेब से इतनी खुराक नहीं खा सकता ना पहलवान। अब आप देखें, मैंने जो मेरा पहलवानी पे मेरा एक काम है, खाक से उठने वाला फ़न, तो उसमें मैंने 500-600 साल की पहलवानी की जो रवायत है लाहौर की बड़े सगीर की वो देखी है। तो उसमें पता चला कि भोलू पहलवान सुबह उठ के दोपहर के खाने के दरमियान देग यखनी की जो है ना उसने पीनी होती थी। अब ये अपनी जेब से नहीं पी जा सकती, ये तो डेली की बुनियाद पर राजे महाराजे उन्हें राशन देते थे कि जाके पका के खाएं। इसी तरह गवैये का था, इसी तरह उनके स्टेटस भी थे, उनके लिए सवारियां थी, उनको हाथी दिए हुए थे, उन्हें साथ मसाब रखने की इजाज़त थी। बल्कि मैंने पढ़ा कि एक पहलवान बैठा जा रहा था, लाहौर का एक पहलवान, तो एक सरकारी ऑफिसर अंग्रेज़ आया तो वो डर गया, उसने कहा कोई महाराजा जा रहे हैं, तो उसने सल्यूट कर दिया। अच्छा, हाँ, बूटा पहलवान लाहौरी, इसको जसवंत सिंह जो है वो इंग्लैंड ले गया मलका के पास। तो मलका उसे देख के तो इतनी मतलब मुतासर हुई, उसका लिबास और उसकी पगड़ी और ये वो, तो उसने कहा जसवंत आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले ये बताओ ये किस रियासत के महाराजा हैं। वाह। तो उसने कहा ये पहलवानी की रियासत के महाराजा। जवाहर साहब, आप बैठक से गवैये और गवैये से पहलवान तक चले गए। हम तीनों मामलों पे रमीज़ पे इन्हिसार किए हुए हैं, तकिया इन्हीं पे है। आज यही हमारे गवैये हैं हवा और तो आज नहीं की देने महफिल लगेंगे। के यही पहलवान हैं। तो आप पे तकिया है, आप बतलाइए, आप इब्तिदा में हमें क्या सुना रहे हैं? मैं जी जॉन एलिया साहब की एक गज़ल, वाह वाह जी अल्लाह वाह। की मेहरबानी से मैंने खुद कंपोज की है। अच्छा, मैं वो पेश माशाअल्लाह। करता हूँ। बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, बेकरारी सी बेकरारी है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है, हमने वो जिंदगी गुजारी है, बेकरारी सी बेकरारी है।
हिजर हो या विसाल हो कुछ भी, हिजर हो या विसाल हो कुछ भी, हम हैं और उसकी याद यारी है, हम हैं और उसकी यादगारी है, बेकरारी सी बेकरारी है। खुश रहे तू के जिंदगी अपनी, खुश रहे तू के जिंदगी अपनी, उम्र भर की उम्मीद बारी है, उम्र भर की उम्मीद वाली है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, बेकरारी सी बेकरारी है। ख़वातीन हज़रात, रात गई में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फ़े पे जाने से पहले जो गुफ्तगू जारी है वो शहर लाहौर का जो अदबी माहौल और इसमें इसकी अदबी बैठकों ने, इसके गली कूचों ने, इसके थड़ों ने, इसके तकियों ने ज़बान के फ़रोग़ में, अदब में, सक़ाफ़त में जो शऊर है उसको उजागर करने में क्या किरदार अदा किया है और जिसकी वजह से ये शहर लाहौर कहलाता है। गुफ्तगू जाफ़ी साहब से और आबिद साहब से जारी है। सब मुझे जवाद साहब ने बहुत अच्छी तरह से तकिया तो समझाया। अब चलते हैं, हम 20वीं सदी आ गई है और अब हम देख रहे हैं कि शहर में बैठकें हैं, अंदरूनी शहर में भी बैठकें हैं। ये बैठक और इसकी अदबी रिवायत क्या है इस शहर में? बैठक के बारे में मुझे नासिर काज़मी का जो है वो एक कह लीजिए कि मुकालमा याद आ रहा जी। है। इंतज़ार साहब ने उनसे पूछा कि आप लाहौर को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने घरों में ड्राइंग रूम बना लिए और बैठकें ख़त्म हो गई। वाह। तो बैठक जैसे कि तकिया है, तकिया को कह लीजिए कि अगर आप उसको एक जदीद तरह शक्ल दे लें तो वो बैठकें थी। बैठकें ये थी कि वो भी घरों में नहीं हुआ करती थी, अच्छा। वो भी कहीं बाहर किसी चाय खाने पर, किसी ऐसे मकाम पर जहाँ कोई पाबंदी ना हो किसी किस्म की, कोई भी आ सकता हो। और उसमें फिर ये था कि हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग आते थे। तो एक जो तदरीस का सिलसिला था वो भी जारी रहता था, सीखने का सिलसिला भी जारी रहता था। आप किसी भी आदमी से, खा वो कितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, बेतकल्लुफ़ी से जाके मिल सकते थे। और वो जो कह लीजिए तकल्लुफ़ की जो दीवार होती है वो वहाँ मौजूद नहीं हुआ करती थी। ये जो पहली जो कह लीजिए कि बैठक जिसे कह लीजिए, वैसे था तो वो होटल, अरब होटल कहलाता था। और वो ये यहाँ किस इलाके में था शहर के? ये रेलवे रोड पे, अच्छा। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के बिल्कुल जो गेट है, दरवाजे जो अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा, उसके बिल्कुल सामने हुआ करता। अच्छा। वो जगह तो अब भी मौजूद है लेकिन ज़ाहिर है कि वो अब होटल नहीं रहा।
तो वहाँ ये जो है वो ये लोग जो है वो सारे, चूँकि कुछ लोग फ्लेमिंग रोड पे रहते थे, अंदरून शहर लोग ज़्यादातर रहते थे। मतलब अख्तर शिरानी का मैंने बताया, अभी जिक्र हुआ था कि वो फ्लेमिंग रोड पे रहते थे और वो वहाँ से मुश्किल से 50 कदम के फासले पर है, और वहाँ चिराग हसन हसरत भी आ जाते थे। और तो वहाँ ये सब लोग, हमीद नसीम वहाँ बैठा करते थे, तो वहाँ ये लोग इकट्ठे होते थे। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से जब वो कह लीजिए कि वहाँ से वो महफल उजड़ी, या कह लीजिए कि वहाँ लोग कम आने शुरू हो गए। अच्छा, एक वजह ये भी थी शायद वहाँ बैठने की, उस ज़माने के जितने अखबार थे वो या तो मैकलोड रोड पे हुआ करते थे, या रेलवे रोड पे, और जो इलाका है इस इलाके में हुआ करते थे। या वो एक तरह से उस ज़माने का तहजीबी मरकज़ था। अच्छा। ये थोड़ा सा मरकज़ फिर तब्दील हुआ और उर्दू बाज़ार की तरफ लोगों का जाना सिलसिला शुरू हुआ। तो उस वक्त नगीना बेकरी जो है ये अनारकली में हुआ करती थी। अच्छा, थी बेकरी? जी, बेकरी थी, लेकिन असल में वो एक बैठक ही थी। वहाँ भी लोग जाते थे और वहाँ चाय भी मिलती थी, कबाब भी मिला करते थे। वहाँ चाय बेचते थे, कबाब खाते थे, और वहाँ लोग जो है बैठा करते थे। टी हाउस का और ज़माना जो है वो उसके थोड़ा बाद का है, और फिर उसके साथ काफ़ी हाउस और चाइनीज़ लंच होम और इस तरह से गार्डनिया थे, और भी कई रेस्टोरेंट थे। ये सब करीब करीब थे। अच्छा, इसमें यह था कि मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठा करते थे। मसलन जो अदब से वाबस्ता कह लीजिए, जिनको हम कहते हैं कि अदब बराए अदब के जो कायल लोग थे जी, वो टी हाउस में बैठा करते थे। अच्छा। और जो नज़रियाती जिनका सिलसिला था थोड़ा सा कह लीजिए कि तरक्की पसंद कह लीजिए, या कह लीजिए कि जो थोड़ा अलग सोच रखते थे, वो लोग चाइनीज़ लंचों में बैठा करते अच्छा। थे। और जो दोनों का एक मिक्सचर हुआ करते थे वो कॉफ़ी हाउस में बैठा करते थे। और ये कॉफ़ी हाउस कहाँ था? ये कॉफ़ी हाउस जो था ये माल पे, अगर अच्छा। आप टी हाउस अगर आपने देखा हुआ जी, है, जी। तो टी हाउस से अगर आप जाएं उधर अनारकली की तरफ, अच्छा। माल के साथ साथ, तो पहले जो है वो एक कॉफ़ी हाउस आता था और फिर चाइनीज़ लंच होम जो है वो अच्छा। आया करता था। अच्छा, चाइनीज़ लंच अच्छा, होम, हैं सब एक ही फैसिलिटी में? जी। तो निगाहें चार हो रही हैं। अच्छा, जी जी, उसकी एक वजह भी थी। उसकी वजह ये थी कि जितने भी उस ज़माने का जो लाहौर था उसकी बहुत आबादी कम थी। मैं 69 में लाहौर आया था पढ़ने के लिए, तो आप कोशिश जानकर थोड़ी सी हैरत होगी कि लाहौर की आबादी उस वक्त 15 लाख थी, और 15 लाख की आबादी में जितने भी लोग थे लिखने पढ़ने वाले, वो ज़्यादातर कृष्ण नगर में रहा करते थे, संत नगर में रहा करते थे, या अंदरून शहर के जो दूसरे इलाके उनमें रहा करते थे। तो हर अदबी बैठक आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। अच्छा। आप चल के आ जाते थे, कोई ज़रूरत नहीं होती किसी सवारी की होती थी। तो मकसद ये है कि ये ऐसी जगह थी कि जहाँ मुकालमा हुआ करता था। मुकालमा जो है वो किसी भी तरह का हर सतह का होता था। इल्मी मुकालमा भी होता था, शगुफ्तगी भी उसमें आ जाती थी, छेड़छाड़ भी हुआ करती थी, सियासी गुफ्तगू भी हुआ करती थी। लेकिन जब मुकालमे का रुख जो है वो बदलता था, तो मुख्तलिफ़ नज़रिए के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो तकसीम हो जाते थे। और आपको पता ही है कि पहले अंजुमन की बुनियाद रखी गई, तो अंजुमन ने अपने जलसे शुरू किए। उसके बाद हल्का बाब ज़ौक़ वजूद में आया। अच्छा, इसमें एक जगह जो है जिसका जिक्र इत्तेफाक से जो है वो अभी तक नहीं हो सका, वो YMCA है। YMCA का हॉल, जी बिल्कुल। YMCA का जो बोर्ड रूम था, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बहुत बाद तक भी, यानी 73 तक, वहाँ जलसे होते रहे हल्का बाब ज़ौक़ के भी और पंजाबी अदबी संगत के भी। और वो भी एक तरह से जो है वो मुकालमे की जगह हुआ करती थी। तो ये बैठकें ही थी, बैठकों की एक जदीद शक्ल आप इसको साजिद साहब ने उन मकामात का जिक्र किया है कि जहाँ मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग, कोई चाइनीज़ लंच होम में है, कोई YMCA में है, कोई पार्टी हाउस में, कोई कॉफ़ी हाउस में। यहाँ जाने वाले कौन थे? ज़रा उनका भी तो जिक्र हो, वो भी तो जरा सा बतलाइए, कौन सा चेहरा कहाँ पे मिलता था? असल में मेरा ख़्याल है कि जो हमारी नई नस्ल है, जब हम लफ्ज़ लाहौर कहते हैं तो ये जो एक जंगल की तरह फैला हुआ शहर है, सोसाइटियों का शहर आप जो आपने कहा, तो मेरा ख़्याल है इसकी हदबंदी कर लेनी चाहिए कि उस ज़माने का लाहौर था क्या। उस ज़माने का लाहौर अंदरून जो वॉल सिटी है उसके बाहर जो लाहौर था वो कृष्ण नगर था, शाम नगर था, मॉडल टाउन था और समनाबाद, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये जो अरब होटल की रवायत साजिद साहब डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं से लोग दरवाज़ों से निकलते थे और बिल्कुल सामने छोटी मोटी आबादियाँ अभी वजूद में आई थी। तो आने वालों का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो असल में पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये इनकी मानवियत क्या है, इन चाय खानों की।
तो ये मेरा ख्याल जब जैसे मैंने समझा है चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ये उस ज़माने की के इंसानों की ज़हनी ज़िंदगी के इस्तारे थे बेशक कि उस ज़माने के इंसान की ज़हनी ज़िंदगी थी क्या। आज का इंसान 3-3 नौकरियां कर रहा है, उसके पास बैठने के लिए टाइम नहीं, उससे ये नहीं मालूम कि रेस्ट क्या होती है, दोपहर को आराम करना किसे कहते हैं, शाम की वॉक क्या होती है, म्यूज़िक सुनना क्या होता है, कोई किताब पढ़ना क्या चीज़ है। नई नस्ल को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। उस ज़माने का जो इंसान है ना, वो उसके यहाँ जहनी ज़िंदगी का एहतराम पाया जाता था। तो ये जो अरब होटल है उसकी मैं थोड़ी सी अर्ज़ करूं कि उसमें जो इब्तदाई बैठने वाले थे, नून मीर राशिद थे, कृष्ण चंद्र थे, इवन मुंशी प्रेमचंद थे उसमें। साजिद साहब ने एक नाम लिया है चिराग हसन हसरत का, देवेंद्र सत्यार्थी अच्छा वो भी थे। राजेंद्र सिंह बेदी अच्छा फिर वो अपना गोपाल मित्तल थे, वो चले गए, उन्होंने लाहौर पे बहुत उम्दा किताब लिखी इंडिया से। इस तरह आप देखें कि अख्तर शिरानी थे वहाँ बैठते अरब होटल में, हमीद निज़ामी बैठते थे जो नवाए वक्त के उस ज़माने के एडिटर थे। तो अभी इन्होंने इशारा किया, अच्छा बारी अलीक थे, बारी अलीक का घर भी बिल्कुल साथ था, कोई मेहमान आता था तो वो ड्राइंग रूम के तौर पे अरब होटल इस्तेमाल होता था। अब होटल की तारीफ भी नई नस्ल को बतानी चाहिए। एक छोटी सी दुकान जिसे हम होटल कह रहे हैं, जिसके एक सिरे पे एक गर्म रोटियों का तनूर और दूसरे पे छोटा सा किचन और बीच में 6 कुर्सियाँ, ये है जहाँ से मबाहस फूटते थे। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे 20वीं सदी की सहाफ़त के जदीद ट्रेंड्स और फैशन जो हैं इस होटल से फूटे हैं। और उस ज़माने में बारी अलीग वगैरह यहाँ बैठते थे और वो पसंद, अच्छा फिर स्टूडेंट लीडर बैठते थे आके, ट्रेड यूनियनिस्ट बैठते थे आके, और वो बारी अलीग वगैरह जो थे अपना अब्दुल्ला मलिक बैठते थे, और वो अपने आप को उस ज़माने में कम्युनिस्ट कहलवाना पसंद करते थे। ये होटल जो है ये पहली और दूसरी जंगों के दरमियान में आबाद था। 20वीं सदी की पहले 50 सालों की तारीख़ है लाहौर की ज़हनी ज़िंदगी की। और फिर कुछ तो इस पे जंग ने ज़द लगाई, कसाद बाज़ारी आई। कसाद बाज़ारी में आप देखें कि जो बारी अलीग थे वो रंगून चले गए, राशिद यहाँ से उठे मुल्तान चले गए, अख्तर शेरानी उठे टोंक चले गए, और राशिद जो है ये भी चले गए, सभी एक एक करके। और चिराग हसन हसरत ने सरकारी मुलाजमत कर ली, तो एकदम से ये इलाका वीरान होना शुरू हुआ। उससे अरब होटल जो है वो हमारी यादों से महव हो गया। बल्कि वो पूरा एरिया जिस तरफ साजिद साहब इशारा कर रहे हैं ना कि सर्कुलर रोड और रेलवे रोड, यही हमारी उस ज़माने की सकाफ़ती ज़िंदगी का मज़हर था यही। और जैसे ही पाकिस्तान बना, यही जुर्रत अपना इसका जसारत का, यहीं रोज़नामा यानी ज़िम्मेदार, यहीं पे शहबाज, यहीं पे एहसान, सभी यहीं से निकलते थे। हिंदू अखबार भी यहीं से निकलते थे। इजाज़त दें तो 2 नामों का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो दोनों नाम बहुत अहम है। एक तो डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर, क्योंकि वो इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे और दरवाजे पे जो है वो अरब होटल था। और दूसरे जो है मौलाना मदूदी, क्योंकि वो इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर थे इस्लामियात के। हाँ, तो यहाँ से जब अरब होटल जो है और ये सारा इलाका पस मंज़र में गया है ना, तो अगली मंजिल जो थी वो फिर बेकरी थी, नगीना बेकरी। नगीना बेकरी को और कॉफ़ी हाउस को, चाइनीज़ लंच होम को और पाक टी हाउस को, इसको आबाद करने में ये जो 2-3 दरसगाहें हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी, और साथ में ये जो किंग एडवर्ड, ये जो अर्जी कुर्बत है ना, इसने यहाँ से नया स्टफ़ भी पैदा किया। यहाँ के जो प्रोफेसर थे उस ज़माने के, ट्रेंड सेटर जो लोग थे नज़मों के और अफसाने के, वो सारे वो शागिर्दों समेत आते थे। मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब के बारे में कहा गया कि वो इतनी किताबें उठा के तो माल रोड पे घूमते थे उस ज़माने में। तो ये अर्जी कुर्बत जो थी, फिर वो वहाँ तो मिलती थी सिर्फ ताज़ा जो आइटम्स होती हैं इसकी बेकरी की, वो खाते पीते थे। वहाँ बैठते थे सैयद अब्दुल्ला, वहाँ बैठते थे वक़ार अज़ीम, वहाँ बैठते थे मुज़फ़्फ़र अली सैयद, और इस तरह के। अच्छा, नासिर काज़मी भी वहाँ घूमते रहते थे उस एरिया में ना, डॉक्टर इबादत बरेलवी साहब बैठते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे बाकायदा जलसों की कोई रवायत नहीं मिलती, कोई मीटिंग्स नहीं हो सकती थी, छोटी सी थी, इसलिए उसी ज़माने में कॉफ़ी हाउस की जब शोहरत शुरू हुई, कॉफ़ी हाउस और ये दरवाजे भी साथ साथ थे, बीच में एक दीवार की दूरी थी, वही विज़िटर उनके भी थे, उनके भी थे। फ़र्क ये था कि उस तरफ कॉफ़ी हाउस में फ़ोन नहीं था,
उस ज़माने में फ़ोन की अहमियत ज़रा देखें, सब अदीब बताते थे हम जा रहे हैं तो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उधर फ़ोन नहीं था, इधर फ़ोन था, तो फ़ोन के लिए इधर आते थे। फिर सबसे उम्दा बात जो थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ मैदानों के लोग बैठते थे। शिमज़ा जो उस ज़माने का मुसव्विर था, शाकिर अली, और शाकिर अली ने तजरीदी मुसव्वरी की सारे मुबाहस यहीं से शुरू किए थे। फिर यहाँ पे एक और बड़ा आदमी आता था, वो था अमानत अली ख़ान, नासिर काज़मी, अमानत अली ख़ान, इंतज़ार हुसैन, ये सब चाइनीज़ लंच होम में बैठते थे। और अमानत अली ख़ान के बारे में मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये शायद गइयों में भी इतना नहीं बैठते थे जितना रेगुलर यहाँ आके बैठते थे। ये अदीबों में बैठते, ठीक है ना? राइट। आप वहाँ पे गामा पहलवान की भी एंट्री हो सकती है, शाकिर अली भी आ सकते हैं, अमानत अली खान साहब भी आ सकते हैं। और वहाँ पे चुगताई भी होते थे, सादिकैन भी हमारे ही दरमियान घूमते फिरते थे उस ज़माने में। और इस तरह गवैये भी, अमानत अली की भी वहाँ आप देखेंगे, कंपोज़र बड़े बड़े आके बैठते थे। तो ये वो इल्मी रवायत है जो यूनान से चली थी। मैं चाहूँगा कि साजिद साहब इसमें बात। इत्तेफाक से, चूँकि मैं थोड़ा उम्र में बड़ा हूँ डॉक्टर साहब से, तो मैंने वो ज़माना देखा है जब ये एक मिनट, सब थोड़ा सा नहीं, जब आपने कहा तो वो कह रहे हैं कि पैदा हुए थे और मैं अम्मा की गोद में था। अच्छा, वो तो मुझे लग रहा था कि 10 साल बाद पैदा हुए होंगे। खैर, अर्ज़ मैं ये कह रहा था कि ये वो ज़माना था जब कोई तफरीक नहीं थी कि ये मुसव्विर है या ये फ़र्ज़ कीजिए गुलकार है या ये जो है वो पेंटर है और ये शायर है या ये नक़ाद है। वजह ये थी कि जितने भी बड़े लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी तशनीगी का शिकार ज़रूर होते हैं। मसलन मुझे ये है कि मैं गा क्यों नहीं सकता, और मेरी वो जो ज़रूरत है वो एक ऐसा दोस्त पूरे करेगा जो गाने वाला हो। वाह। अच्छा, किसी को है कि मैं पेंट क्यों नहीं कर सकता, और पेंट करने वाले को है कि मेरी जो पेंटिंग है वो बोल क्यों नहीं सकती। वाह वाह। और उसको समझने वाला जो है वो इंतज़ार हुसैन हो सकता है, एक मिसाल। तो ये तमाम लोग जो थे वो इसलिए यकजा होते थे कि एक दूसरे की किसी न किसी कमी को पूरा करते थे। मसलन अगर शाकिर अली हैं और वो ज़ाहिर है कि तजरीदी मुसव्वरी जो किया करते थे, तो तजरीदी मुसव्वरी का जो जानने वाला है या उसकी जो तारीफ़ करने वाला है वो उनको टी हाउस से बाहर नहीं मिलेगा। उन्हें या अहमद मुश्ताक मिलेंगे, या उनको इंतज़ार हुसैन मिलेंगे, या उनको जावेद शाहीन मिलेंगे, या सोहेल अहमद ख़ान मिलेंगे, या शाहिद हमीद मिलेंगे, या मसूद अशर मिलेंगे। तो वो अपनी एक ज़रूरत के तहत वहाँ आते हैं। और जो हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को जो है वो मुसव्वरी की शक्ल में देखते हैं। अगर जो हमारी शायरी है अगर उसको आप देखें तो वो एक पेंटिंग ही होती है, और लफ्ज़ जो है वो आवाज़ बनना चाहते हैं और आवाज़ तस्वीर बनना चाहते हैं। वाह वाह वाह। ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर उस पैकेज को, या कह लीजिए जैसे आपने कहा कि एक चीज़ें आपस में मर्ज हो जाती हैं, ये मर्ज हो जाती है, एक दूसरे से अलग नहीं थे, ये एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे, या कह लीजिए उसी ज़ात का एक अलग हिस्सा हुआ करते थे। तो मैंने देखा है कि मतलब वहाँ शाकिर अली आया करते थे, वहाँ जो है वो सादिकैन से बहुत मुलाकातें हुई। वहाँ जो है वो अनवर जमाल शमज़ा से मुलाकातें हुई, अगरचे बाद में वो बाहर चले गए। तो इसी तरह अच्छा बाहर के शहरों से भी जो है वो लोग यहाँ आते थे। अब मुझे मालूम पड़ा कि इस शहर की मौसीकी में इतनी लय और रचाव क्यों है कि एक कोना मुसव्वरी से मिलता है और एक अदब से मिलता है। रमीज़, क्या सुनाएंगे? मैं आपको जी बेगम अख्तर जी ने गज़ल गाई है बहजाद लखनवी साहब की, वो पेश करता हूं। वाह, क्या कहने। वाह वाह। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तक वरना कहीं तक दीर तमाशा न बना दे, वरना कहीं तक दीर तमाशा न बना दे।
मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो क्षमा कहाँ है। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो क्षमा कहाँ है। जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। आखिर कोई आखिर कोई सूरत भी तो हो खानाए दिल की। दिल की आखिर कोई सूरत भी तो हो खानाए दिल की। काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे। काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो। ऐ देखने 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 वालों मुझे हंस हंस के ना देखो। तुमको भी मोहब्बत कहीं, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे सा न बना दे। तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे सा न बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे।
ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़े के बाद एक बार फिर रात गए में खुशामदीद। ज़िक्र है शहर लाहौर की अदबी बैठकों का, और हम अभी तक तकियों का जिक्र कर चुके, और जो अरब होटल से लेकर पार्क टी हाउस तक का सफ़र है वो भी कर चुके। 1937 में आपने जिक्र किया था कि अखबारात आ चुके हैं, और उसकी वजह से जो तकियों के गवैये हैं वो भी अब पार्क टी हाउस और चाइनीज़ लंच होम या YMCA का रुख कर रहे हैं, और सहाफ़ी भी आ रहे हैं और मुसव्विर भी आ रहे हैं। 1937 में रेडियो आ जाता है लाहौर में, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहली बार आया है, और अब फिल्म नगरी भी बॉम्बे के साथ साथ यहाँ पर आबाद होना शुरू हो गई है। तो दो और तरह के लोग, आर्टिस्ट जो हैं, वो अब नई एंट्री हैं। इनके आने से इन बैठकों का रुख बदला, और जो रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन की बैठक थी वो कब शुरू हुई, और ख़ास तौर पे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब के घर की बैठक का भी जिक्र हो जाए। असल में इनकी रिवायत अंदरून भाटी से शुरू हुई। अब वहाँ वो सराजुद्दीन साहब का घर था, वहाँ रियाज़ मंजिल थी। रियाज़ मंजिल में पूरे बर्रे सगीर के जो मुंतखब लोग थे उन्हें बुलाया जाता था, खा वो शायर हों, खा वो स्कॉलर हों, खा वो सेमिनार हो, खा वो मुशायरा हो, वहाँ पे ये भाटी की रिवायत है। अल्लामा इकबाल भी वहीं ठहरे, वहीं उनके घर की भी यानी बैठक में भी वहाँ उस ज़माने के पॉलिटिशियन, उस ज़माने के शायर, उस ज़माने के मुदीरान सभी वहाँ आते थे, जर्नलिस्ट सभी। एक ज़माना जब ये दक्कन से निकाले गए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, तो वो भी सीधे यहीं आए थे। अच्छा। भाटी में, और भाटी में उन्होंने आके पंजाब रिव्यू शुरू किया था। उनके भाई हमीद अहमद ख़ान और हामिद अली ख़ान दोनों उनको असिस्ट करते थे उस ज़माने में, और हमीद अहमद ख़ान तो बाद में यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे थे। इसके अलावा आप देखें कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो ज़माने के बड़े मारूफ नावलिस्ट थे, साजिद साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो गालिबन तारीख़ फ़ातिमीन मिस्र एक इंतहाई उम्दा किताब उनकी लिखी हुई। फिर उसके अलावा आप देखें कि सवेरा और अदब लतीफ़ निकालने वाली फैमिली चौधरी बरकत अली, ये भी भाटी के रहने वाले हैं। और फिर थोड़ा आगे चले जाएं तो उस्ताद आमन का हुजरा है जी, ठीक है ना। फिर सलीम इकबाल वगैरह वहीं मौसीकी दे रहे थे। उस ज़माने में अमानत अली, फ़तेह अली और इवन अपना सलामत अली ख़ान भी अंदरून में थे। ये जो थे अपना उम्मीद अली ख़ान, और ये फैमिली जो है ग्वालियर, ये भी वहीं थी। तो ये भाटी से अखवा फूटा है अदबी बैठकों का। अब ये है कि पहले ये दीवार के अंदर था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता दीवार से बाहर जा रहा है। एक होटल का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जिसका इंतज़ार हुसैन चिरागों का धुआं में बहुत ही मतलब ख़ूबसूरती से उसका जिक्र किया, और वो होटल है मेट्रो। मेट्रो होटल जो है ऐन उस जगह था क़याम पाकिस्तान से पहले जहां आज वापडा हाउस है। अच्छा। यहाँ एक बेलाराम बिल्डिंग होती थी। अच्छा। बेलाराम बिल्डिंग, इसी के अंदर ये मेट्रो होटल था, इसी के अंदर रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान का ऑफिस था, और इसके अंदर वो होटल था जिसके पहले फ्लोर पे तो एक लॉन था जिसमें गार्डनिया के फूल थे, और उसमें चेयर्स लगती थी, और जिसमें फिर सहाफ़ी, फ़ोटोग्राफ़र, अदीब सब आके बैठते थे। और मज़े की बात यह है कि बाज़ ऐसी सकाफ़ती सरगर्मियाँ होती थी जो आज ममनू है। एक रक्कासा एंजेला का भी नाम है। हाँ जी, एंजेला जो है ये वहाँ रक्कासा थी जी, और एंजेला का रक्स देखने के लिए अंग्रेज़ी धुनों पे और खाते पीते लोग तो जाते थे, हमारे बाज़ अदीब भी वहाँ उस ज़माने में वहाँ बैठ, मसलन इंतज़ार हुसैन बैठते थे। इंतज़ार हुसैन रेगुलर बैठते थे। अच्छा। ए हमीद बैठते थे। इंतज़ार साहब ने लिखा कि 2 मौके ऐसे होते थे जिसमें ना टिकट लग जाता था होटल में, एक क्रिसमस और एक हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा। तो न्यू ईयर नाइट जो होती थी उस पर भी तो इंतज़ार साहब कहते हैं हमारे माली हालात तो इजाज़त नहीं देते थे, फिर भी हम कई दिन पहले बुकिंग करवा लेते थे। अच्छा। कि हम एंजेला का जो रक्स है उसे मिस नहीं करना चाहते थे। फैज साहब का शेर है कि बहुत है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब से ही तुम्हारे नाम पे आए। तो ये मैं अब एंजेला के तसव्वुर से तो वहीं पे बड़े ही उन्होंने बाद में उसको ना एक नोहे की शक्ल में बयान किया कि वहीं एंजेला के घुंघरुओं की झनकार दफन है,
वहीं पे यानी नासिर काज़मी के कहे नासिर काज़मी तो खैर हर होटल को सूंघते थे ना जाके, चाय के बहुत शौकीन थे, चाय वहाँ की बड़ी मज़ेदार थी। तो ये नासिर काज़मी वहाँ से निकलते थे, होटल एक ख़ास टाइम पे बंद हो जाते थे। मसलन टी हाउस जो है वो बंद हो जाता है 9 बजे, 9 बजे कॉफ़ी हाउस भी बंद हो जाता है। अच्छा, फिर नासिर काज़मी को तलाश होती थी कि अब क्या करें। अच्छा, चाइनीज़ लंच होम खुला रहता था, चाइनीज़ में घुस गए। उसके बाद फिर अब कहाँ जाएं, फिर चलना शुरू कर देते, फिर पुरानी अनारकली आते, पुरानी अनारकली में भी होटल बंद हो जाते। तो फिर पता चलता कि मोची के बाहर एक मंजिल होटल है, चाय का खोखा, वो एहसान दानिश के किसी शागिर्द का था। ये सारा जो मंडली थी अदीबों की, ये फिर चलते हुए, पैदल चलते हुए वहाँ तक पहुँच जाती। कॉफ़ी हाउस की मैं एक आपको ख़ास बात बताने लगा हूँ कि एक दिन भुट्टो साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर अदीब इजाज़त दें तो मैं उनके साथ एक कप चाय पी लूँ आके। तो अदीबों ने इंतज़ार शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि एक दिन संडे का दिन था और कोई इतला नहीं है कि भुट्टो साहब आएंगे। पहले तो कहते हैं भुट्टो साहब पाए गए, वहाँ पे उन्होंने अपने कोट के बाजू यहाँ किए हुए थे और वो किताबें तलाश कर रहे थे, पुरानी किताबें। अच्छा, पहले तो उन्होंने आके घंटा एक पुरानी किताबें अनारकली के थड़ों पे जो थड़ों लगती है जी। हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि भुट्टो साहब अचानक कॉफ़ी हाउस में आ गए। मुसव्विर भी थे, ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे, स्टूडेंट लीडर भी थे, शायर भी थे, गवैये भी थे, हर तरह के लोग बैठे हुए थे। कहते हैं कोई 2-3 घंटे भुट्टो साहब ने मजलिस की लोगों के साथ और इतना बड़ा मुकालमा हुआ वहाँ, क्योंकि ये जैसा कि साजिद साहब ने कहा कि ये मुकालमे का बेसिकली इन होटल्स का, इन बैठने की जगहों, नशिस्त गाहों का मकसद तो मुकालमे का फ़रोग़ है। यहाँ से शुरू होती थी बहस और फैल जाती थी छोटे शहरों के यानी होटलों तक। यहाँ से नज़रिए सेट होते थे, नज़रियात यहाँ बनते थे और फिर फैल जाते थे। बाकी जो आपने सूफ़ी तबस्सुम का तज़किरा किया, तो ये सूफ़ी तबस्सुम हो, आबिद अली आबिद हों, डॉक्टर तासीर हों, पतरस हों, इस तरह के जितने बुज़ुर्ग हैं, इनके घर भी बाकायदा सकाफ़ती कारखाने थे। इनके घरों से मुबाहस जो हैं वो निकलते थे। लाहौर को लाहौर बनाने में मेरा ख़्याल है कि हम इन बुज़ुर्गों की जो खिदमात हैं, जो होटलों के अंदर और अपने घरों की नशस्तों में, यही वो लोग हैं जिन्होंने 20वीं सदी में लाहौर का नाक नक्शा जो है वो तामीर किया है। ये डॉक्टर साहब ने जिक्र किया मेट्रो होटल का। उस ज़माने में जो माल था उस पर 2 होटल और भी थे जहाँ अदीब बैठा करते थे, और एक लॉर्ड्स था और एक इंडस था। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा सा तबकाती मसला भी था, यानी जो लोग जो थे, कह लीजिए कि जो जिनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे, वो टी हाउस का रुख करते थे, या वो नगीना होटल में बैठते थे, या वो चाइनीज़ लंच होम में बैठ जाते थे, और जो कदरे बेहतर जिनके हालात थे वो कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, और वो इंडस में बैठते थे या लार्ड्स में बैठते थे। ये लार्ड्स वही होटल है जिसका जिक्र जो है वो गुलाम अब्बास के अफसाने और कोर्ट में भी है। अच्छा, जहाँ वो आदमी आकर जो अंदर देखता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये ऐसी जगह थी कि जो थोड़ी सी कह लीजिए कि तबकाती तौर पर दूसरे लोगों से मुख्तलिफ थी, लेकिन एक चीज़ सब में मुश्तरक थी, वो ये थी कि हर जगह अदीब सिर्फ चाय ही पीते थे। चाय के अलावा कोई और लवाजिम जो थे वो नहीं हुआ करते थे, और चाय भी उस ज़माने में जो है वो 3 दफ़ा मिला करती थी। एक दफ़ा अगर आप एक बार पैसे देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वो आते थे 1 घंटे के बाद बेचारे बहरे और आके कहते थे कि जी फ्रेश लाएँ, तो कहते जी रिपीट कर दें। फिर वो कोई 1 घंटे के बाद आए तो रिपीट कर दे। तो 3 दफ़ा चाय जो थी वो एक ही दफ़ा मिल जाए करती। 1 पैसे में 3 कप, ठीक। हाँ, उसका फ़ायदा ये होता था कि जो नशिस्त होती थी वो 2-2.5 घंटे की तो आसानी से हो जाती थी। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि असल मसला वहाँ ना चाय पीना होता था, ना किसी जगह पे बैठ के अपना जो है वो अपने आप कोई शो पीस तो नहीं थे कि वहाँ आके बैठते थे। असल मसला तो वही मुकालमे। उस मुकालमे में अब सिर्फ अदीब शामिल नहीं है आपकी इस बात से कि 1 पैसे में 3 कप मिल रहे हैं। मालिक को इससे गरज नहीं है कि नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे गरज है कि उसकी डेरे पे कौन आ रहा है। बेशक मालिक बल्कि देखता था कि यहाँ इंतज़ार हुसैन बैठते हैं, यहाँ शाकर अली बैठे हैं, यहाँ गुलाम अब्बास आके बैठ गए, यहाँ ए हमीद हैं, यहाँ मोहम्मद दिन तासीर बैठे हुए, या फैज़ अहमद फैज़ बैठते हैं। तो असल में शोहरत इन जगहों की शोहरत जो थी वो इसलिए नहीं थी कि ये कोई अच्छी बैठने की जगह थी या बहुत बड़े यहाँ खाना अच्छा मिलता था या चाय अच्छी मिलती थी। मुझे याद है कि जब एक मरतबा हम टी हाउस में बैठे हुए थे तो इब्न इंशा आए, और आते ही वो उन्होंने आकर अपना जो अटैची रखा और कहा कि मैं बराह रास्त जो है वो
कि कराची से आ रहा हूँ, बाई एयर आ रहा हूँ, कराची से आ रहा हूँ और मैं सीधा इधर ही आया। तो किसी ने कहा कि भी तुम होटल में जाकर पहले क्यों नहीं गए? तो उसने कहा कि 9 बजे ये बंद हो जाता, तो दोस्त क्या लालच है। दोस्त अहबाब यहाँ से उठ के चले जाते, तो मुलाकात ना हो अच्छा पाती। इसमें जो मज़े की बात ये है कि किसी ने उठकर उसका इस्तकबाल नहीं किया। तो वो कहने लगा कि मैं कराची से आ रहा हूँ और आप लोग जो है वो मुझे जो इतना नहीं कह रहे कि बैठ जाओ। तो लोग आते थे, अपनी मर्ज़ी से बैठते थे, अपनी मर्ज़ी से उठकर चले जाते थे। एक अजीब आज़ादी थी, और वो आज़ादी जो थी वो गुफ्तगू में भी थी, वो आज़ादी मिलने जुलने में भी थी, वो आज़ादी जो है मोहब्बत करने में भी थी, मुकालमा करने में भी थी। आप किसी भी बड़े आदमी से कोई भी सवाल कर सकते थे और वो उसका जवाब देते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मियाँ तुम्हें मालूम नहीं है, बल्कि हमेशा मतलब हमारी तरबियत में इस लिहाज से बहुत हिस्सा है इन बुज़ुर्गों का कि जिसके पास भी बैठे उसने बहुत मोहब्बत से जो है वो अलग हो के, बल्कि बाज़ औक़ात एक सवाल किया किसी से तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो बात हो रही है, अब ज़रा अलग हो जाए, एक और मेज़ पे जाके बैठ गए। तो वो तरबियत जो है वो हर तरह की हुआ करती। मतलब वो ये बताते थे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, वो ये बताते थे कि कौन सी जो है वो आपको फ़िल्म देखनी चाहिए, वो बताते थे कौन से मौसीकार या गवैया को सुनना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है वो शायरी में या जो अदब में या तनकीद में हमारी तरबियत हो रही है, हर तरह की तरबियत हो रही है, बल्कि ये भी तरबियत हो रही है कि उठना बैठना कैसे चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, और किसी से अगर मुकालमा करें तो उसको बात करने का मौका कैसे देना चाहिए। मैंने आपसे रेडियो पाकिस्तान की कैंटीन का जिक्र किया था, हाँ रह गई बात। और जब फिल्म आ गई तो हम बलराज साहनी का नाम सुन रहे हैं, कामनी कौशल का नाम सुन रहे हैं, ये स्टार्स भी आपको इन्हीं फहरिस्त में, इन बैठकों में आते जाते नज़र आ रहे हैं। असल में रेडियो की कैंटीन जो है ना वो मैं समझता हूँ उसे भी एक बहुत बड़ी अदबी बैठक तरबियत गाह ही समझना चाहिए। हमने भी अपने ज़माने में रेडियो की शाम होती देखी है। हमारे यानी कभी ये ज़माना था कि रेडियो के अंदर जाना नए अदीब के लिए ख्वाब होता था। इस टेलीविज़न पे जब हम नए नए आए हैं तो बाहर एक लंबी लाइन होती थी अंदर आने के लिए, पास लेने के लिए, और बड़े बड़े लोगों को कह दिया जाता था आपका नाम नहीं आया, तो वो बेचारे धूप में खड़े इंतज़ार करते थे। ये बड़ा यानी एक अरूज जो रहा है दोनों अदारों पे। रेडियो के अंदर हम जब जाते थे तो इत्तफाक से वहाँ ये होता था कि जो प्रोड्यूसर है वो भी शायर अदीब है। अब देखिए ना, यहाँ बुखारी साहब हैं, उनके भाई हैं, यहाँ पे आप राशिद को देखते हैं, यहाँ पे आप गुलाम अब्बास यहीं थे, और कैसे कैसे लोग हैं जो यहाँ रेडियो पे थे। अब ऑफिसर भी लिखने पढ़ने वाला है, प्रोड्यूसर भी लिखने पढ़ने वाला है, स्टाफ आर्टिस्ट जो है अगर फ़र्ज़ करें वो नासिर काज़मी है तो वो भी लिखने पढ़ने वाला है। बाकी ये है कि बड़ी तादाद में गवैये आते थे। हमने देखा वहाँ बैठे होते थे सलामत अली ख़ान, अमानत अली ख़ान, बड़े बड़े उस्ताद बदर, कमरुज़्ज़मान साहब, बदरुज़्ज़मान साहब, सारे लोग यहाँ वहाँ, और उनका ज़्यादा होता था मौसीकी के रमूज़ पे बात करते थे वो, कि वो आपस में सुरों पे ये राग की क्या शक्ल है, कौन सा तीवर है, कौन सा कोमल है, लगे होते थे। अदीब भी बाज़ औक़ात उसमें शामिल हो। मसलन नासिर काज़मी को म्यूज़िक से भी उतनी दिलचस्पी थी जितनी उसको लफ्ज़ से थी। इसी तरह अमानत अली ख़ान को जितनी सुरों से आशनाई थी उतनी लिटरेचर से भी थी। ये अदीब कुछ गवैये ऐसे हैं कि वो अदीबों के यहाँ भी उतने ही फेमिलियर थे। मसलन हमारे ज़माने में परवेज़ मेहदी ऐसा गवैया था जो हमारी हर मजलिस में आता था। कुछ ज़रा हम चूँकि बहुत बात कर चुके हैं, अभी आपने रेडियो पाकिस्तान का जिक्र किया, गायकी की तरफ आएँ तो अब हमें रमीज़ क्या सुना दें? मैं एक पंजाबी गीत पेश करता हूँ जो परवेज़ मेहदी साहब और अभी जिक्र हुआ परवेज़ मेहदी साहब का। और भी क्या बात है, बड़े लोग, इतना सॉफ्ट मीठा आवाज़ था उनका, तो उनका मैं गीत पेश करता हूँ। परदेस गयो परदेसी होयो ते तेरिया नित वतना ते लोड़ा कमली
करके छड़ गयो मैनू ते बैठी कख गलियां दे रोला यार मेरे दी चाल अनोखी तेरी में पहला पाया मोरा गुलाम फरीदा मैं ते दोज़ख सड़सा जे मैं यार वलों मुख मोड़ा गोरिए मैं जाना परदेस गोरिए मैं जाना परदेस मैं जाना तेरे नाल गोरिए मैं जाना परदेस मैं जाना तेरे नाल गोरिए मैं जाना परदेस तेरे बाझों सजना दिल नहीं लगना दिल नहीं लगना तेरे बाझों सजना दिल नहीं लगना दिल नहीं लगना असां तैनू लभना ते तू नी सानू लभना तू नी सानू लभना गोरिए मैं जाना परदेस मैं जाना तेरे नाल गोरिए मैं जाना परदेस तेरी याद भुल के मैं कदों चैन पावांगा कदों चैन पावांगा तेरी याद भुल के मैं कदों चैन पावांगा कदों चैन पावांगा रुतां आईयां जद गोरी मैं भी मुड़ आवांगा मैं भी मुड़ आवांगा गोरिए मैं जाना परदेस मैं जाना तेरे नाल गोरिए मैं जाना परदेस
प्यार दी निशानी साडी रखी गल लाके, रखी गल लाके। प्यार दी निशानी साडी रखी गल लाके, रखी गल लाके। रब रखे खैर शाला मिलांगे कदी आके, मिलांगे कदी आके गोरिए। मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जामी परदेस। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त ज़िक्र लाहौर की अदबी आबो हवा का, उस फ़िज़ा का कि जिसने लाहौर को लाहौर बनाया, उसमें इनकी बैठकों का ज़िक्र। आपकी अब तक की गुफ्तगू से जो बात उभर के आ रही है वो दो पहलू हैं। एक तो इन बैठकों ने जो लिखा जाने वाला अदब है उस पर क्या असर छोड़ा। एक तो वाज़ेह असर ये है कि आपने बतलाया ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने का जिक्र किया और कहीं किसी होटल डी पापाए का जिक्र ज़रूर मिलता है, और इस किस्म के हम देखते हैं कि वो एक नज़र आ रहा है कि किस तरह से नासिर काज़मी की गज़लों में अगर तरन्नुम और लय है तो उसका सबब क्या है। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि इसने शहर को के जो लोग हैं उन पे क्या असर छोड़ा, क्योंकि हम समझते हैं कि एक गवैया है तो एक सुनवैया भी था, वो क्या चीज़ थी? मसला ये है कि वो जो लाहौर था वो इस लाहौर से मुख्तलिफ था जिस लाहौर में हम आज रह रहे हैं। वो एक जुड़ा हुआ शहर था आपस में। ये जो शहर की गलियां थीं, अंदरूनी शहर की जो गलियां थीं वो ज़रूर तंग थीं, लेकिन उनका एक फ़ायदा ये था कि हर आदमी की एक दूसरे से मुलाकात होती थी। और ज़ाहिर है कि कारों में हम लोग नहीं घुमा करते थे। मुझे ख़ुद याद है कि उस ज़माने के लाहौर में 71-72 में इतवार को जब हम चाइनीज़ लंच होम में बैठा करते थे और बाहर देखा करते थे शीशों से माल पे, तो कहीं एक आध गाड़ी जो है वो 1-1.5 मिनट के बाद नज़र आती थी। तो ज़िंदगी जो थी वो बहुत आसूदा थी, लोग करीब करीब रहते थे और वो तमाम जो लोग थे, हर तरह के लोग जो थे वो एक दूसरे से उनका रब्त हुआ करता था। ये तफरीक जो आज हम में पैदा हो गई है, हर तरह के तबकात हो गए ना, अदीबों में भी तबकात आ गए हैं, मुसव्वरों में भी तबकात आ गए, ये तबकात उस वक़्त नहीं थे। तो ये दरसगाहें जो थी वो दरसगाहें हर एक के लिए दस्तयाब थी, वहाँ आने पे कोई पाबंदी नहीं थी, वहाँ किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, वहाँ आने के लिए टिकट नहीं चाहिए होता था, और ज़रूरी भी नहीं था कि आप वहाँ जाके चाय के पैसे दें, कोई और भी आपको चाय पिला देता था। आपने अख्तर शिरानी का एक वाक़या सुनाया था, जी, वो क्या है? वो ये था कि वो एक मुशायरा पढ़ के आए थे और स्टेशन से उन्होंने फ्लेमिंग रोड पे आना था। तो रात के कोई 12-1 बजे का वक्त था, तांगे वाले जो थे खड़े तो थे लेकिन वो कमो बेश सोए हुए थे। तो उन्होंने एक को जगाया और कहा कि भाई मुझे जो है वो फ्लेमिंग रोड पे जाना। तो उसमें तांगे वाले ने कहा कि भाई इस वक्त तो कोई और सवारी मिलेगी नहीं, तो तांगा जो है वो सालम जाएगा। उन्होंने खुद भी जो है वो कंबल लिया हुआ था और अपना मुँह चेहरा जो है वो छुपाया हुआ है। अब जब वो वहाँ से सवार हुए और रेलवे रोड से वो फ्लेमिंग रोड की तरफ, बर्फ़ खाना चौक की तरफ से गए, अपने घर गए, तो तांगे वाले को अंदाज़ा हो गया कि ये कौन है। अच्छा, तांगे वाले को पता था? हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई 1 रुपया निकालो। उस ज़माने में 1 रुपया तो बहुत बड़ी रकम होती थी ना। तो 1 रुपया निकाला और उसे कहा कि भाई ये तुम्हारा जो है वो सालम तांगा चूँकि मैं करके आया हूँ तो ये तुम्हारा मुआवजा है। तो उसने कहा जी क्या बात कर रहे हैं,
मैं अब अख्तर शिरानी से पैसे लूँ। अल्लाह अल्लाह बस मकसद ये कि वो जो शोहरत थी, वो शोहरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो शायर थे, वो एक तहजीबी जो है वो अलामत हुआ करते थे लोग, और लोग उनको देखने जाया करते थे। मुशायरों में इतने लोग जाते थे कि मतलब अब तो जाहिर है कि अब तो लोग खींच के मुशायरों में लाना पड़ते हैं ना, अदीब और बल्कि शायर उस ज़माने का क्या उस माशरे का हीरो था। हीरो था। ये असल में ये हमारा जो मीडिया है, ये आने से पहले अदीब ही और शायर ही कह लीजिए, या ये जो अदबी बैठकें होती थी, यही एक होते थे ना तफरीह के ज़रिए, और वहाँ लोग जाते थे। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब कि जो यही नहीं, यहाँ की जो ये सब्ज़ा गाहें हैं, वो भी मशायरे वहाँ पे हुआ करते थे, और गालिबन आप कले का जिक्र सुनाए थे जहाँ पेड़े वाले ने शेर सुनाए। एक रिवायत जो है वो ये भी है कि जो लाहौर के बागात है, बेसिकली दुनिया में लाहौर अपने बागात की वजह से भी एक शोहरत रखता है। तो इन बागों में आप देखें कि लोग आराम कर रहे हैं, लोग कान साफ करवा रहे हैं, लोग किस्से सुन रहे हैं धूप में बैठे, लोग एक कोने में देखे एक मुशायरा हो रहा है। अच्छा। हमने अपने बचपन में वो मुशायरे देखे हैं जिनमें उस्ताद दामन और उनके ज़माने के जो शायर थे, वो खुद ही कोई दावत नहीं है ना सुनने के लिए, ना मुशायरा शुरू करने के लिए, ना किसी शायर को बुलाना है, बस बैठे बैठे वो शुरू हो जाता था। तो मैंने खुद एक मुशायरा देखा कि उसमें लोग बैठे पढ़ रहे हैं, तो एक साहब पेड़े बेचते फिर रहे थे, तो इतनी बड़ी एक छाबा सा उसके सर पे था, तो वो भरा हुआ था, तो वो एक कोने पे खड़े थे, तो बड़े गुस्से से देख रहे थे लोगों को ना। तो वो पंजाबी में ना खुद ही इरिटेट होके कहते, ए जनाब भार भी लग जाता जे लोगों नूं सिरां ते कुछ रख के भार होवे ते उहदे नाल भार भी महसूस हुंदा। कितनी बारी क्या मैंने सुन लो। अच्छा उन्होंने ना फिर नहीं की, सुनी कर दी। अच्छा, तो इस तरह के ना उन्होंने बड़े 2-3 फिक्रे फेंके इस तरह के ना, तो जाना तो असी फिर पढ़ के ही है। अच्छा, तो इस तरह उन्होंने कहा जी आप फलां साहब को दावत देते, उन्होंने अपना सामान पेड़े की टोकरी नीचे नहीं रखी। अच्छा, वो भी नहीं रखी। वो ट्रे था बड़ा सा, अच्छा। नीचे नहीं रखी, और एक हाथ उसको, एक से उन्होंने अपनी लुंगी पकड़ी हुई, और उन्होंने अपनी 2-3 चीजें सुनाई, सुनाते ही वो निकल खड़े और पेड़े पेड़े करते हुए वो गुजर गए। एक रिवायत ये भी है। आपके ऊपर कोई सामान नहीं है, आप दोनों असाब मुझे पहले अपनी गजलें सुना। जी वक्त की कैद है। जी मैं सुना। साहिद भाई आपसे आगाज। ख्वाब अच्छे हैं न ख्वाबों का बयां अच्छा है। वाह, ख्वाब अच्छे हैं न ख्वाबों का बयां अच्छा है। ख्वाब अच्छे हैं न ख्वाबों का बयां अच्छा है, जो भी अच्छा है हकीकत में कहाँ अच्छा है। वाह वाह। जो भी अच्छा है, जो भी अच्छा है हकीकत में कहाँ अच्छा है। आग एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दिया करती है। वाह। आग एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दिया करती है। घर के चूल्हे से जो उठता है धुआं अच्छा है। वाह वाह। आग एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दिया करती है, घर के चूल्हे से जो उठता है धुआं अच्छा है। और दिल कोई बाग नहीं है कि फ़कत घूम आए। सुभान अल्लाह। दिल कोई बाग नहीं है कि फ़कत घूम आए, कोई तादेर मकी हो तो मकान अच्छा है। वाह वाह वाह। दिल कोई बाग नहीं है कि फ़कत घूम आए, कोई तादेर मकी हो तो मकान अच्छा है। और बात करने के भी आदाब हुआ करते हैं। बेशक, बहुत अच्छे। बात करने के भी आदाब हुआ करते हैं। चुप ही अच्छी है न ये ज़ोरे बयां अच्छा है। बहुत अच्छे। चुप ही अच्छी है न ये ज़ोरे बयां अच्छा है। और एक से लोग हैं दीवार की दोनों जानिब, वाह। कोई अच्छा है यहाँ कोई वहाँ अच्छा है। वाह वाह वाह। एक से लोग हैं दीवार की दोनों जानिब, क्या इंसान दोस्ती है। कोई अच्छा है यहाँ कोई वहाँ अच्छा है। और मेरी तन्हाई का आज़ार बढ़ा देता है। मेरी तन्हाई का आज़ार बढ़ा देता है, उसके मौजूद न होने का गुमा अच्छा है। और हिजर का लुत्फ़ उठाकर यही जाना साजिद, राहते वसल का होता है ज़िया अच्छा अच्छा, बहुत ख्वाब अच्छे हैं न ख्वाबों का बयां अच्छा है, जो भी अच्छा है हकीकत। पहले इस सेगमेंट में अब हम उनका गीत सुनेंगे और एक गज़ल उनसे भी सुनी जाए ना। जी, अब क्या सुना रहे हैं आप? जी मैं एक गज़ल पेश करता हूँ, रोशन आरा बेगम जी ने गाई है। अच्छा, वाह। होने को तो क्या हुआ नहीं है, होने को तो क्या हुआ नहीं है,
कहा नहीं है, हमने तो कभी कहा नहीं है, होने को तो क्या हुआ नहीं है। बिखरूं तो कोई समेट लेगा, हाँ बिखरूं तो कोई समेट लेगा, इसका भी तो आसरा नहीं है, इसका भी तो आसरा नहीं है, हमने तो कभी कहा नहीं है, होने को तो क्या हुआ नहीं है। उलझा हूँ कुछ ऐसे पेचो खम में, हाँ उलझा हूँ कुछ ऐसे पेचो खम में, मंजिल तो है रास्ता नहीं है, मंजिल तो है रास्ता नहीं है, हमने तो कभी कहा नहीं है, होने को तो क्या हुआ नहीं है। क्या बात। ऐसा अच्छा वाह। सलीम मुमतनई की गज़ल। मंजिल तो है रास्ता नहीं है, होने को तो क्या हुआ नहीं है। अगर मैं जवाब साहब आपसे भी गुजारिश करूं कि कुछ अता हो। ज़रूर चंद शेर जी। आपकी खिदमत में। हमारे घर में किसी को भी ये गुमा नहीं था, हमारे घर में किसी को भी ये गुमान नहीं था, हमारे घर में किसी को भी ये गुमा नहीं था कि कट रही थी जहां उम्र मैं वहां नहीं था। वाह वाह। हमारे घर में किसी को भी ये गुमा नहीं था कि कट रही कि कट रही थी जहां उम्र मैं वहां नहीं था। वाह। मेरे शरीके सफ़र को भी ये खबर ना हुई, मेरे शरीक सफ़र को भी ये मेरे खबर- शरीके सफ़र को भी ये खबर ना हुई, मैं चल रहा था मेरा दिल रवां दवा नहीं वाह था। वाह 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 वाह। मैं चल रहा था मेरा दिल रवाना। मेरे शरीके सफ़र को भी ये खबर ना हुई, मैं चल रहा था मेरा दिल रवां दवा नहीं था। तमाम उम्र जो अंदर के रुख पे ताज़ा रहा, क्या क्या तमाम उम्र जो अंदर के रुख रुख ताज़ा- पे ताज़ा रहा, वो एक ज़ख्म किसी आंख पर आया नहीं था। वाह वाह। बहुत। तमाम उम्र जो अंदर के रुख पे। जो अंदर के मेरी हड्डियां जलाती रही, वाह। तमाम उम्र मेरी हड्डियां जलाती रही। हड्डियां जलाती रही, एक ऐसी आग के जिसका कोई धुआं नहीं था। वाह। तमाम हो गई जब उम्रे रायगा तो खुला, तमाम उम्र- तमाम हो गई जब उम्रे रायगा तो खुला, जवाज जाफरी ये तो मेरा जहां नहीं था। वाह 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 वाह। हमारे घर में किसी को भी ये गुमा नहीं था कि कट रही थी जहां उम्र मैं वहां नहीं था। बहुत उम्दा जवाब साहब। अब चूँकि महफिल अपने इख्तिताम को है,
शहर लाहौर की ये फ़िज़ा इसलिए थी कि इसके अदीब को सुर, इसके शायर को सुर मौसीकार गवैया दे रहा था। मौसीकार के शेर अदा करने का सलीका उसको शायर सिखला रहा था। अदीब के फ़न में तवाज़ुन कोई पहलवान सिखा रहा था और पहलवान को अदब कोई अदीब सिखा रहा था। इसलिए लाहौर का शहरी जो है उसको, उसकी आँख है और वो भले पेड़े बेच रहा है लेकिन शेर कह सकता है, कोचवान है लेकिन शायर को जानता है। ये सकाफ़त कहाँ चली गई? बहुत उम्दा सवाल है ये, और ये इस वक्त सवाल आज की नई नस्ल को हदिया करना चाहिए। वो भी इस पे सोचें, क्योंकि हमारे जिन लोगों को हमने अभी डिस्कस किया है, लाहौर पिछले 1000 साल में अपना सकाफ़ती तशख़्ख़ुस रखता है। लाहौर लफ्ज़ जो है पहली बार क़ुरानुल सादैन में यूज़ हुआ, खुसरो ने किया था, और इससे पहले भी कई नाम है ज़रा से फ़र्क के साथ ना। हाँ, अब इन 1000 सालों में जो यहाँ तहज़ीब ने जन्म लिया, जो कल्चर, जो अदब, जो इल्म, जो फ़नून, सब कुछ, उन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया इस शहर के लिए, इस शहर को लाहौर बनाया। लेकिन ये कसीदा था। अब ज़रा इसका नोहा भी सुन लें, नोहा भी सुन लें। जैसा कि मैंने कहा कि लाहौर का वाहद दरिया सूख रहा है, लाहौर के पेड़ काट दिए गए हैं और सोसाइटियाँ बना दी गई हैं, परिंदे हिजरत कर गए हैं। सब कुछ जो ऐसे लगता है कि ऐसा वक्त आया है कि हमारी सीनियर नस्लों ने तो हमें इतना खूबसूरत लाहौर दिया, हम क्या दे रहे हैं अगली नस्लों को? ना अब कोई सिनेमा नज़र आता है, सिनेमा हॉल खुराक के अड्डों में बदल रहे हैं। जितने तहजीबी मराकज़ हैं या वो हरारकी जो तहजीब बनाती है, शहरों को डिज़ाइन करती है, वो लोग जो शहर की आँखें, कान, दिमाग, दिल, आवाज़, तर्जुमान होते हैं, वो सब रुखसत हो रहे हैं। मैं भी इसमें कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। मसला ये है कि जो ज़वाल होता है वो कभी एक चीज़ पर नहीं आया करता, वो हर चीज़ पर आता है। वो तहज़ीब पर भी आएगा, वो अदब पर भी आएगा, वो मौसीकी पर भी आएगा, वो मुसव्वरी पर भी आएगा, वो सियासत पर भी आएगा, क्योंकि ज़वाल जो है वो एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। बहुत उम्दा बात। जब एक चीज़ जो है वो ज़वाल आमादा होती है तो दूसरी चीज़ उसके साथ ज़रूर ज़वाल आमादा। असल मसला जो है ना वो ये है कि हम अब, जैसे कि नासिर काज़मी ने कहा था कि हमने जो है वो घरों में बैठ के जो है बना ली, ड्राइंग रूम बना ली, पुकारती हैं फुर्सतें, हाँ। कहाँ गई वो सोहबतें। अच्छा, अब वो जो सोहबतें जो हैं जो हुआ करती थीं, अब लोग घरों तक महदूद होते चले जा रहे हैं। और महदूद होने की वजह ये है कि बाहर जो है वो शहर इतना फैलता चला जा रहा है कि अब वो शहर उनको जो है वो समाने के लिए आपस में तैयार नहीं है। दूर दूर इलाके दूर दूर हो गए हैं, उससे दूर दूर होने से जो है वो मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो गई है। अब मसलन मुझे फ़र्ज़ कीजिए अपने इलाके से जहाँ मैं रहता हूँ टी हाउस आना पड़े तो मैं 50 दफ़ा सोचता हूँ, बिला वजह जो है वो घर से अब नहीं निकलता। उसकी और भी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। मकसद ये है कि अब पहले वो मुलाकात जो थी, जो मैं पैदल चल कर जहाँ जा सकता था, अब वहाँ मैं सवारी में भी वहाँ जाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। वो होना तो ये चाहिए था कि जो दूर दूर जगह हैं वहाँ अदबी बैठकें वजूद में आती, लेकिन अदबी बैठकों को जो है वो दो चीज़ों ने खा लिया। एक तो फुर्सत की कमी हो गई, और फुर्सत की कमी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हर आदमी 3-3 मुलाजमतें कर रहा है ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए। जब तक आपको जो है अब ज़रूरतें बढ़ गई हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि पहले नहीं, बहुत ज़रूरतें तो पहले भी थी, लेकिन पहले ज़रूरतें कम थी, अब ज़रूरतें तरजीहात भी तो बदल, तरजीहात भी बदल गई हैं। फिर ये कि घर में रहने की और घर में मसरूफ़ होने की बहुत सारी चीज़ें हमने मौजूद हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि जनाब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्यों ना मैं जो है वो टीवी पर फ़लाँ चीज़ देख लूँ या नेटफ्लिक्स पर मैं फ़लाँ चीज़ देख लूँ। तो मकसद ये कि तरबियत जो थी, जो पहले हम असातिज़ा से लिया करते थे या बुज़ुर्गों से लेते थे या अपने जो है वो अदीबों से लेते थे, अब हम खुद कफ़ील होने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो किताब जो है, फ़र्ज़ कीजिए किताब से भी हमारा रिश्ता जो है ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम हज़ारों किताबें पढ़कर भी वो तहज़ीब नहीं सीख सकते जो किसी एक बुज़ुर्ग के साथ बैठकर हम जो है वो चंद लम्हों में जब सीख लेते हैं।
मुझे याद है कि मैं किसी ज़माने में मुसव्वरी करता था तो मुझे ये समझ में नहीं आती थी कि ये जो पस मंज़र है, जब मैं कोई रंग लगाता हूँ तो वो रंग उसमें मिक्स होकर ख़राब हो जाता है। तो मैंने शाकर अली साहब से पूछा कि जनाब ये मैं ये काम करता हूँ, अगरचे मैंने वो तर्क कर दिया कि तुम मेरे साथ ये मसला होता है। तो उसने कहा कि भाई पहले सारे ये कैनवस को जो है वो नीला पेंट कर लिया करो, आसमान तो फिर भी बच जाएगा, समंदर तो फिर भी बच जाएगा, उसके ऊपर जो मर्जी बना दो। वाह। वाह। तो ये एक चीज़ जो है वो मैंने 300 किताबें पढ़ी, मुझे फिर भी उनसे समझ नहीं आई। मैं मुसव्वरी पे बहुत किताबें पढ़ी कि शायद कहीं मुझे इसमें मिल जाए। ये चीज़ें जो है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं, फासले बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, मसाइल बढ़ गए हैं और हमारे मसरूफ़ रहने के ढंग बदल गए। उम्र मसरूफ़ कोई लम्हा फुर्सत होता, मैं कभी ख़ुद को मैसर नहीं होने पाता। आप दोनों असहाब की आमद का बहुत शुक्रिया। एक नया ही लाहौर मुझे आपने दिखलाया है ख़वातीन हज़रात, और हमने इनकी गुफ्तगू के से मैंने एक मुख्तलिफ़ लाहौर देखा। मेरी निगाह उस कोचवान तक भी गई कि जिसको शेर का इदराक है, तो कहीं जिगर मुरादाबादी ने सदा दी कि वो हज़ार दुश्मन जां सही मुझे गैर फिर भी अजीज़ है, जिसे खाक के पास तेरी छू गई वो बुरा भी हो तो बुरा नहीं। ये लाहौर ने ऐसा इंसान तख्लीक किया। फिर इन्होंने मेरी मुलाकात उस बैठक से करवा दी कि जिससे फूटने वाले अदब में झनकार है मौसीकी की, जिसमें पहलवान की ताकत है, लेकिन जिसमें अदीब की जानिब से दिया हुआ अदब और ठहराव है। अदब, सकाफ़त और पूरे माशरे की तख्लीक में ख़ुद लाहौर ने क्या किरदार अदा किया। सोचना ये है कि आने वाले पाकिस्तान ने और आने वाले लाहौर ने क्या इस सकाफ़त को जिला बख्शनी है, या ये किस्सा पारीना है और अब हम एक कॉन्क्रीट जंगल में रहते हैं। आज की नशिस्त से मुझे इजाज़त दीजिए। मैं रमीज़ से गुजारिश करूँगा कि किसी अच्छे से कलाम पर इस महफिल को इख्तिताम करते हैं। किस्साए अहले जुनू कोई नहीं लिखेगा, किस्साए अहले जुनू कोई नहीं लिखेगा, जैसे हम लिखते हैं, हाँ जैसे हम लिखते हैं, यूं कोई नहीं लिखेगा, किस्साए अहले जुनू कोई नहीं लिखेगा, किस्साए अहले। वहशते कल्बे तपा कैसे लिखी जाएगी, वहशते कल्बे तपा कैसे लिखी जाएगी, वहशते कल्बे तपा कैसे लिखी जाएगी, हालते सोज़े दुरूं कोई नहीं लिखेगा, हालते सोज़े दुरूं कोई नहीं लिखेगा, किस्साए अहले।
कैसे ढह जाता है दिल, बुझती है आँखें कैसे, कैसे ढह जाता है दिल, बुझती है आँखें कैसे, कैसे ढह जाता है दिल, बुझती है आँखें कैसे। सर नविश्ते रगे कोई नहीं लिखेगा, सर नविश्ते रगे कोई नहीं लिखेगा। किस्सा-ए अहले सारी नजर में है, रज्ज़ ख्वानों में अर्जियां सारी नजर में है, रज्ज़ ख्वानों में सब खबर है हमें, क्यों कोई नहीं लिखेगा। सब खबर है हमें, क्यों कोई नहीं लिखेगा। किस्सा-ए अहले जुनून कोई नहीं लिखेगा। किस्सा-ए